अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बेताब अहमद और हाजिर खिदमत हूँ अपने एक और वीडियो व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में। नाजरीन, पिछले कोई 24 एक घंटों से जो पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत हाल बनी हुई है, तो वो यकीनन सब लोग न्यूज़ देख रहे होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, वो देख रहे होंगे। तो जो कुछ हो रहा है वो बड़ा तरीके इंसाफ के लिए तो यकीनन बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा और उनके लिए गैर मुतवक्के होगा जो कुछ हो रहा है। लेकिन जो कुछ पाकिस्तानी अवाम सोच रही है, शायद अब उनके लिए ये सब कुछ मुतवक्के है और ये शायद काफ़ी अरसे बाद, कोई 20-25 साल बाद पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर कुछ इस तरह के हालात नज़र आ रहे होंगे। तो जो कुछ भी हो रहा है वो बड़ा हैरानकुन भी है, गैर मुतवक्के भी है, अफसोसनाक भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ और कर रहा हूँ जो हो रही हैं। कल शाम को एक खबर चली थी कि मलिका बुखारी साहिबा जेल से रिहा हो रही हैं और उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और उसमें वो अपनी तरीके इंसाफ से तहल्की का ऐलान करेंगी। गुज़िश्ता चंद रोज़ से कई लोगों की तरफ से, शायद अब तो 30-35 से ज़्यादा लोग हो गए हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ से लातल्की का ऐलान कर दिया। उनमें कुछ सीनियर रहनुमा भी थे। लेकिन मलिका बुखारी साहिबा भी उन्हीं रहनुमाओं में थी जी, वो तहरीक इंसाफ में ख़ास पोज़ीशन रखते थे और मोस्ट सीनियर जो रहनुमा थे उनमें शामिल थीं। और इनका जो किरदार रहा था तहरीक इंसाफ के साथ वो बड़ा मुस्बत रहा था और बहुत अच्छी सियासत इन्होंने की थी जो गुज़िश्ता सालों में इनकी तरफ से थे। जो तहरीक इंसाफ में मलिका बुखारी की सियासत रही थी वो बड़ी मुस्बत रही थी मेरे ज़ाती तजिए के मुताबिक। आपको जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो उनका बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनका हाव-भाव था, वो बड़ा अफ़सोसनाक लग रहा था। जब साथियों ने मुख्तलिफ सवालात किए, तो उन्होंने ये तो कह दिया मुझ पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन साथ में उन्होंने जो चीज़ एक हाइलाइट की, वो बड़ी वो अफ़सोसनाक बात थी कि वो कह रही हैं कि मेरा एक 13 साला बेटा है और मैं एक माँ भी हूँ और मैंने 15 से 16 दिन जो जेल में गुज़ारे हैं, वो कुछ अच्छे नहीं थे। क्योंकि ठीक है, वो कह रही थी मुझ पर कोई दबाव नहीं था, लेकिन मैं एक सी क्लास कैटेगरी है, उसमें मैंने जेल में वक़्त गुज़ारा है। तो नाज़रीन, यकीनन जो लोग जेलों में वक़्त गुज़ार चुके हैं या जो नहीं गुज़ार चुके, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सी क्लास होती है, वो मेरी मालूमात के मुताबिक वो 15 से 20 वहाँ पे एक ही बैरक के अंदर या एक ही रूम के अंदर जो है वो कैदी होते हैं। तो फिर वहाँ पे एक ही वॉशरूम की सहूलत होती है और जो वहाँ के, फिर सोच लें कि अगर 15-20 बंदे एक रूम के अंदर होंगे, फिर उधर ही एक वॉशरूम होगा और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ और जो जिस किस्म की ये सियासतदान क्लास होती है, अगर कोई मिडिल क्लास या लोअर क्लास से जाता है तो शायद उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल ना हो, लेकिन जो अपर क्लास, जो सियासतदान एलीट क्लास होती है, उनके लिए ये चीज़ें बड़ी तकलीफ़देह हो सकती हैं, तकलीफ़देह थी यकीनन। तो जब उन्होंने कहा कि उनका एक 13 साला बेटा है और वो एक माँ के तौर पर अब फ़र्ज़ निभाना चाहती हैं, वो सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहती और वकालत के शोबा को टाइम देना चाहती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो बैरूनी मुल्क से आई थी कि पाकिस्तान में आके सियासत के ज़रिए अपने लोगों की खिदमत करेंगी। लेकिन शायद उन्होंने जो खिदमत करनी थी वो कर ली और उनके मुताबिक अब और मज़ीद इस मुल्क को उनकी खिदमत की ज़रूरत नहीं है। ये वो सब बातें थी जो जिन्होंने, अगर कुछ समझने वाले लोग होंगे उनको तो उन्होंने झंझोड़ के रख दिया। ताहम अगर कोई किसी पार्टी की मोहब्बत में, जैसे कि कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है या पीडीएम जमातों से है, तो वो तो चूँकि उनको एक इस टाइम लग रहा है और उनको यही लग रहा है कि कल जो खान साहब एक उनकी पार्टी को जहांगीर तरीन साहब के साथ, और जब वो कहा जाता था कोई तीसरी कुव्वत है उसकी मदद से तोड़कर तहरीक इंसाफ में लोग शामिल हो रहे थे, तो आज उसी तरह से इन लोगों को तोड़कर दोबारा उन पार्टियों में शामिल करवाया जा रहा है। ये सियासत से उनको किनारा कशी इख्तियार उनकी करवाई जा रही है। लेकिन ये सब कुछ अफसोसनाक है। अफसोसनाक इसलिए है कि ये किसी लालच के ज़रिए, किसी पैसे के ज़रिए किसी को भी पार्टी से दूर नहीं करवाया जा रहा, बल्कि लग ऐसे रहा है, दिखने में ऐसे ही लग रहा है, कोई भी आम इंसान उसको लग यही रहा है। हालाँकि जो अपोज़िशन पार्टी, जो हुकूमत की पार्टियाँ हैं इस टाइम, तो पीडीएम की पार्टियाँ, उन जमातों के भी लोग ये ज़रूर, ठीक है, बरमला तो नहीं कहते, लेकिन दरपर्दा ये ज़रूर कहते हैं कि जी अब यही होना चाहिए था और जो लोग ये कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। हालाँकि ये गलत हो रहा है और ये रीत, ये रवायत, ये गलत है, ये किसी के लिए भी दुरुस्त नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुसर्रत जमशीद चीमा और जमशेद चीमा, उन्होंने भी, दोनों ने, मियाँ बीवी दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साफ़ी ने उनसे इवन कि ये तक कह दिया कि आप अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कह रहे हैं कि आप पर कोई दबाव नहीं। तो उस जो बात का वो जवाब थोड़ा गोल-मोल कर गए, लेकिन उन्होंने कहा कि उनको भी लगता है कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उनकी मज़म्मत भी उन्होंने की और उन्होंने कहा कि बस सियासत किसी और तरफ चल पड़ी है। तो उनको लगता है अब सियासत के बजाय उनको अपने कारोबार को, घर-वर को वक़्त देना चाहिए। तो जो उनके चेहरे, हाव-भाव, बॉडी लैंग्वेज उनका भी नज़र आ रहा था, वो बड़ा मायूस कुन नज़र आ रहा था। ये लोग रो तो नहीं रहे, लेकिन लग ऐसे ही रहा था जैसे रो के जा रहे हों। हाँ,
कह सकते हैं कि फरदौस आपा की जो फरदौस आशिक खान साहब हैं हमारी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो जैसे ही फयाजुल हसन साहब की चौहान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उसको कह सकते हैं कि वो पार्टी की पॉलिसियों से नाराज़ थे और इस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी। लेकिन उसके अलावा जो मरूफ नाम हैं जिन्होंने भी, जैसे शीरीन मज़ारी साहिबा की, असद उमर साहब की, मलिका बुखारी साहिबा की, मसरत जमशीद चीमा साहिबा की, या जमशेद चीमा साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये कुछ इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनका हाव भाव ये नहीं बता रहा था कि ये खुशी खुशी पार्टी से जा रहे हैं या पार्टी से किनारा कशी अख्तियार कर रहे हैं, बल्कि इनका हाव भाव बता रहा था कि इन पर कहीं ना कहीं से तो दबाव है। ये दबाव नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। और अच्छा, एक और बात मेरे ज़हन में सबसे अहम सवाल ये आता है कि अदालतें इन लोगों को रिलीफ दे रही हैं, इनको बरी दे कर रही हैं, क्योंकि इन पे कोई ख़ास केसेस नहीं थे। 3 एमपीओ के तहत केसेस बनाए गए थे, लेकिन जो इदारे हैं, ये पुलिस है, वो इनको छोड़ने को तैयार नहीं। वजह समझ में नहीं आ रही। कहा जाता है जी नक्स अमन का ख़तरा है। भाई नक्स अमन का ख़तरा तो तब था जब आपने इमरान खान को गिरफ्तार किया था और उस वजह से जो रद्द-ए-अमल आया था। तो जिसकी वजह से नक्स अमन का ख़तरा था इमरान खान जी, तो वो तो बाहर है। लेकिन जो उसके रहनुमा हैं, जिनमें से अक्सर लोग इतनी सख्त पार्टी पॉलिसी के हामी भी नहीं रहे थे, जब तहरीक इंसाफ के लोग या तहरीक इंसाफ की तरफ से या तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के दौर में जब ये गिरफ्तारियां हो रही थी और अपोजिशन का क्रैकडाउन किया जा रहा था, तो वो इस चीज़ के हामी नहीं थे। वो अपनी निजी महफिलों में इस चीज़ की मुखालफत भी करते हुए नजर आते थे, और वो कुछ टीवी टॉक शोज में भी कहते थे, खान साहब के साथ ये बात की जाती है, ये कहा जाता है। लेकिन उस टाइम खान साहब भी चूंकि बादशाह थे, तो वो तो खान साहब तो वैसे जब बादशाह नहीं भी होते, नहीं सुनते, तो बादशाह हो तो फिर तो वो सुनते ही नहीं। तो ये चीज़ें अब सोचने वाली हैं कि इन लोगों से कौन सा नक्स अमल था भाई। जिनसे नक्स अमल का खतरा था उनको तो दूसरे दिन आपने अदालती अहकामात पे छोड़ दिया, लेकिन जिन लोगों से नहीं था उनको अदालती अहकामात के बावजूद नहीं छोड़ा गया। अच्छा, ये तो हो गया जी। अब लोगों ने, इन लोगों ने जो रहनुमा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो छोड़ दिए जाते हैं। जो तहरीक इंसाफ के कारकुन थे जो इस टाइम जेलों में बंद हैं या बंद कर दिए गए हैं, तो उनका क्या होगा? सवाल तो ये पैदा होता है। खान साहब की कुर्सी की खातिर उन्होंने जान की बाजी तो लगा दी, वो इधर उधर घुस गए, या जो नहीं भी घुसे, जिन्होंने खाली प्रोटेस्ट किया, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। कहा जाता है कि 24,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हैं। तो वो कैसे रिहा होंगे भाई? वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू निकलेंगे? उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अहमियत ही नहीं रखती। चलें, जो रहनुमा हैं उन पर कहीं ना कहीं से दबाव आ रहा है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो आपकी जहाँ बख्शी हो जाएगी, आप जा सकते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के वजह से जहाँ बख्शी के बारे से मैं पिछले व्लॉग में भी जिक्र कर चुका हूँ। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, सीनियर मोस्ट जस्टिस हैं गुल हसन ज़ेब, उन्होंने भी कहा है कि असद उमर साहब की जब जो गिरफ्तार किया गया, उसके बाद दूसरे दिन जब उनकी दोबारा केस फाइल किया गया, तो उन्होंने ये कहा कि हम, हमारे कहने या ना कहने से क्या हो सकता है, अगर आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दें, उन्होंने वकील साहब से कहा, तो इनकी जवाबख्शी हो सकती है, वरना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और दूसरे दिन दूसरे चीफ, मेरे नाम जेन में उनका नाम नहीं आ रहा, दूसरे जस्टिस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उन्होंने भी ये कहा कि उस चार्ज पे, इस बात पे उन्होंने बर्मी का इज़हार भी किया कि भाई हम लोगों को छोड़ देते हैं। 3MPO का जो है कानून ही, उन्होंने कहा कि ये कानून होना ही नहीं चाहिए, ये कुछ इस तरह का उन्होंने कहा कि ये कानून एक गैर आईनी कानून है। तो बहरहाल जो भी है, उन्होंने कहा फिर भी हम लोगों को छोड़ते हैं, अदालती अहकामात की रोशनी में उनकी अहकामात की अमलदारी नहीं हो रही। अच्छा, एक बात पे मेरा मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से भी थोड़ा इख्तिलाफ ज़रूर रहेगा कि अगर आप लोगों को छोड़ रहे हैं, रिहा करने के अहकामात दे रहे हैं, तो अमल दरामद नहीं हो रहा, तो फिर आप तौहीन अदालत का जो दायरा नहीं कर रहा, जो आपके मतहत अदारा है वो फॉलो नहीं कर रहा, कोर्ट जो जेल इंतजामिया नहीं कर रही है, पुलिस नहीं कर रही, इस्लामाबाद पुलिस नहीं कर रही, IG इस्लामाबाद नहीं कर रहा, या IG पंजाब नहीं कर रहा, तो आप उन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत क्यों नहीं लगाते? आपके पास ये इख्तियार तो है ना। ठीक है, चलें, कोई अमल दरामद नहीं हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएंगे, क्या होगा? कोई भी अमल दरामद नहीं करेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग रिजाइन कर दें, रिजाइन बिल्कुल ना करें, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएंगे, कम से कम एक तारीख तो रकम होगी। तो ये तो कम से कम होना चाहिए। पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं, जो भी आला अफसरान हैं, जो लोग हैं, उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है ये दुरुस्त नहीं हो रहा। एक सियासी पार्टी है, उसको सियासी तरीक़ेकार से बनाया गया था, उससे सियासी मफाद लिए गए, तो अब उसको सियासी तरीक़ेकार से ही तोड़ना चाहिए। जिस तरीके से कार से तोड़ा जा रहा है, मैं अक्सर मेरा अपने दोस्तों के साथ या आम लोगों के साथ जब उठना बैठना होता है, तो इवन के जो तहरीक इंसाफ की मुखालिफ पार्टी के लोग हैं, तो उनका भी ये कहना होता है कि ये कुछ जो हो रहा है ये तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है। तो ये जब एक चीज़ दुरुस्त नहीं है तो उसको नहीं होना चाहिए। और इस बात पे जो पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार हैं, तो कुछ तो लोग ऐसे हैं जिनका नाम लो तो समझ लो फिर आप पर्दा स्क्रीन से ही गायब हो जाओगे। मेरी अपनी फेसबुक की ID को पिछले में, हालांकि मैं कोई ऐसी चीज़, चूँकि मैं कभी भी किसी जमात का हामी नहीं रहा, एक न्यूट्रल सोच रखने वाला बंदा हूँ, तो मेरी ID को पता नहीं क्यों 5-6 दिन के लिए रिस्ट्रिक्टेड किया गया। तो बहरहाल बात कहने की ये है कि कितनी पाबंदियाँ लगाई जाएंगी।
تو یہ وہ وقت، اب وقت آگے بڑھ چکا ہے، وہ وقت نہیں آج جو 20 سال پہلے تھا یا 25-30 سال پہلے جس طرح وہ ہر چیز کو اپنے حساب سے بلیک اینڈ وائٹ کر دیا جاتا تھا. یہ وہ وقت نہیں ہے. یہ جو وقت چل رہا ہے اس میں چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ کرنا بہت مشکل ہوگا. اور پھر ہمارا جو دشمن ہے، مین چیز ہے، ہم لوگ تو ایک ہی ہیں، چاہے کسی بھی پارٹی سے ہیں، ہم لوگ پاکستانی ہیں، سب سے بڑھ کر پاکستانی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، پاکستانی ہیں، مسلمان اگر کوئی نہیں، کوئی غیر دوسرے مذہب سے بھی ہیں تو پاکستانی بھائی تو ہیں. تو ہم لوگوں کو اپنے ملک کا سوچنا چاہیے، اداروں کو بھی سوچنا چاہیے اور سیاستدانوں کو بھی سوچنا چاہیے. اگر یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں، اچھا میں احمد بھائی صاحب کو سن رہا تھا تو ان سے کہا گیا کہ سوال کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ جی میری معلومات کے مطابق تو شہباز شریف صاحب سے ایک کیبنٹ میٹنگ کے دوران پوچھا گیا کہ شرین مزاری صاحبہ کو کتنے دن سے آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے. وہ کافی اولڈ ایج سیاستدان ہیں اور وہ اس معاملے میں شریک بھی نہیں تھی، وہ اپنے گھر میں تھیں، ان کی کوئی ذاتی مسئلہ تھا تو وہ اپنے گھر سے نہیں نکلی، ان معاملات میں شریک نہیں تھی. تو شہباز شریف نے صاحب نے فرمایا کہ اگر وہ ان واقعات میں شامل نہیں تھی تو ان کو گرفتار کیوں کیا جا رہا ہے بار بار؟ میری سمجھ میں باہر ہے، میرے احکامات تو نہیں ہیں. تو پھر ان کو کسی نے کہا کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب کی جو ہیں ان کی ہدایت پیرو ہو رہا ہے. تو پھر اس بات پر وہ جب محسن نقوی صاحب سے رابطہ کیا گیا تو ان کا بھی جواب یہی تھا کہ ان کے علم میں نہیں ہے کہ کون ان کو بار بار گرفتار کر رہا ہے. اگرچہ یہ گورنمنٹ گرفتار کر رہی ہے، کم سے کم اس چیز کو آن تو کرے. اگر جیسے کہ کچھ صحافی لاپتہ ہیں تو ان کو گورنمنٹ نے گرفتار کیا تو آن تو کریں، کیونکہ گورنمنٹ جب آتی ہے تو خاموشی سے کہہ دیتی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہے جی، ہم نہیں کر رہے. گورنمنٹ آپ ہیں، آپ کو نہیں پتہ، آپ نہیں کر رہے تو آپ گورنمنٹ چھوڑ دیں، پھر آپ کا فائدہ ہی کیا ہے؟ کچھ مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہے. اور پھر یہ چیز سب سے نقصان دہ ہے، کچھ غیر ملکی میڈیا اور کچھ لوگ اس چیز کو پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اگر گورنمنٹ نہیں کر رہی تو پھر وہ تھوڑا سا ایک طنزیہ سی مسکراہٹ دے کے کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ پھر کون کر رہا ہے. تو ہم بھی جانتے ہیں، یقیناً ناظرین بھی جانتے ہوں گے کہ وہ کون کا کس طرف اشارہ ہوتا ہے. تو وہ جس ادارے کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ ادارہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. اس کے بغیر پاکستان کی کامیابی یا پاکستان کا سروائیو کرنا ممکن نہیں ہے. تو اس ادارے کے لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، ہمارے جو تھنک ٹینک جہاں پہ بیٹھے ہوئے پالیسی میکر بیٹھے ہوئے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کس طرح کی فضا قائم کی جا رہی ہے اور کس طرح سے لوگوں کے اندر ایک مختلف قسم کی سوچ کو صلاحیت کروایا جا رہا ہے. یہ چیزیں درست نہیں ہیں. اس حوالے سے یقیناً اداروں کو ایکشن لینا چاہیے، ہمارے اعلیٰ انتظامیہ کو ایکشن لینا چاہیے. جو بھی لوگ اس ٹائم جو اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس حوالے سے سوچ بچار کرنی چاہیے اور سیاستدانوں کو مل بیٹھنا چاہیے. خان صاحب بار بار اور اب بھی یہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو کچھ یہ کر رہا ہے یا جو کچھ کر سکتا ہے میں اس کے ساتھ تو بیٹھنے کو تیار ہوں. بھائی تم سیاستدانوں کے ساتھ خان صاحب بیٹھو نا، یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھو، بات کرو. اگر بات نہیں کرو گے تو حل تو نہیں نکلے گا آپ کے. ٹھیک ہے، رہنما تو پریس کانفرنس کر کے نکل گئے، پتلی گلی پکڑ گئے، لیکن جو آپ کے کارکنان ہیں، جو کسی بھی پارٹی کا سب سے قیمتی اثاثہ کارکن ہوتے ہیں، رہنما نہیں، وہ کارکن کہاں جائیں؟ وہ کس طرح نکلیں؟ وہ اپنی جان کس طرح بچائیں؟ یہ باتیں سوچنے والی ہیں. خان صاحب کو جب خان صاحب کی رہائی ہوئی تھی، آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ وہ ایک ٹک ٹاک پہ میں نے کلپ دیکھا کہ خان صاحب جب زمان پارک پہنچتے ہیں، ان کی بہنیں ان کا استقبال کرتی ہیں، سب لوگ ان کو ملتے ہیں، تو خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے یہ لوگ بشرا بی بی کو پکڑنے آنے والے تھے، اور ساتھ میں وہ ایک بڑا غیر مناسب لفظ بھی یوز کرتے ہیں. بشرا بی بی کو خان صاحب کو بڑی پرواہ ہے، ہونی چاہیے، چلیے ان کی شریک حیات ہے، لیکن جو پارٹی کے باقی رہنما یا قائدین ہیں یا جو کارکنان ہیں ان کی پرواہ کیوں نہیں؟ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ پارٹی کے لوگ کسی دباؤ کے بجائے اس بات پہ افسوس کر رہے ہوں کہ خان صاحب کو ہماری کوئی فکر نہیں، آپ ایک دن پکڑے گئے، پیچھے جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے، انتہائی قابل مذمت ہے جو کچھ شر پسندوں نے کیا، لیکن جو اگر پرامن پروٹیسٹ جہاں کہیں بھی ہوا وہ تو ٹھیک ہے، وہ کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ سپریم کورٹ کے احکامات بھی تھے کہ وہ جو گرفتاری تھی غیر آئینی تھی، غیر قانونی تھی. تو وہ جو ہو سکتا ہے کہ جو ان کے یہ سیاسی رہنما ہیں، یہ جو کچھ لوگوں کو لگ رہا ہے دباؤ میں ہیں یا رد ہو کے جا رہے ہیں، تو یہ وہ وجہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ خان صاحب پہ ان کو افسوس ہو. خان صاحب کو ان کے حوالے سے بھی کچھ تھوڑا سا، انہوں نے خان صاحب کے لیے کیا کر دیا؟ اب سارے جو ہے نا کارکن بھی اور رہنما بھی جو ہے پریس کانفرنس چلے رہنما کر کے چھوٹ جاتے ہیں تو وہ ٹنگے ہوئے ہیں وہ پھانسی کے پھندے پہ، تو خان صاحب ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو خان صاحب کو یہ نہیں ہے کہ خان صاحب ڈنڈا لے کے نکلیں. خان صاحب کو چاہیے وہ جو ارباب اختیار ہیں، ارباب اختیار سے مراد پاکستان کے جو ارباب اختیار ہیں اس میں ادارے بھی ہیں، جوڈیشلی بھی ہے، اور جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ سٹیک ہولڈرز بھی سارے شامل ہیں. ان سب کے ساتھ مل بیٹھ کر کوئی پرامن حل کی طرف جانا چاہیے. آئین شائن تو چلے اس ملک میں جو بھی ہے، جو اس سے پہلے ہوتا تھا اور جو اب بھی ہے وہ سب کو پتہ ہے. آئین والی جو ریٹ چھوڑ دیں بس، آئین ٹھیک ہے جی، ایک کاغذ کا پلند ہے، جب جی چاہ وہ فالو کر لیں گے، جب نہیں جی چاہے گا تو نہیں کر لیں گے، کیونکہ آئین کے مطابق تو الیکشن ہونے تھے تو وہ نہیں ہوئے. بس چھوڑیں اب آئین کی اس ریٹ کو چھوڑیں، بس کہیں کہ یہاں جی یہ آئین ہی ہے ہمارا، بس جو بات کیونکہ جو پبلک کو نہیں پتہ ہوتی لازمی آپ لوگوں نے بتانا ہوتی ہے، کہیں ہاں یہ آئین، یہ بھی آئین ہی ہے، بس کوئی نہ کوئی شک نکال دیا کریں اور بس عوام کو تسلی دیا کریں اور اس معاملے کو حل کریں، کیونکہ ملک معاشی طور پر انتہائی بدحالی کی طرف جا چکا ہے، انتہائی بدحالی کی طرف. تو یہ چیز ارباب اختیار کو سوچنی چاہیے.
ناظرین یہ تھا میرا آج کا ولاگ. مجھے امید ہے یہ ولاگ آپ کو پسند آئے گا. اگر میرا ولاگ پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں پھر کسی اسی طرح کے ولاگ میں. ابھی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.